जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय है, ये सभी बात सुन लो, आनंद में रहोगे, सुख में रहोगे। अब ये जानना है आप कैसे सुख में रहोगे। देखो, हमारे पास एक संदेश आया था लिखित में कि वो मोबाइल का आविष्कार अंग्रेज ने किया था। लेकिन देखो, ये बात जान लो, अंग्रेज कहते किसको? अंग्रेज कहते इंग्लैंड स्पेन वालों को, इटली वालों को। ये जो हैं, इसको ब्रिटेन कहते, ये सब क्षेत्र के अंग्रेज कहे जाते। लेकिन मोबाइल का आविष्कार अमेरिका में हुआ है, उसको अमेरिकन कहा जाता है। और वहीं जो है, ये लैटिन उसी देश में है, उसी दक्षिणी अमेरिका में। कनाडा है, कनाडावासी, अमेरिकावासी और लैटिनवासी कहे जाते। दक्षिणी अमेरिका के अंग है वो। और एरिज़ोना प्रदेश उसी में आता है। तो देखो, ये जानकारी होना चाहिए इतिहास का, तब बात कुछ कहना चाहिए, लिखना चाहिए। आप देखो, अंग्रेज़ के पक्षपात करने वाले जो पहले सुन लो, जो अंग्रेज को बहुत बड़ा मानते या विदेशी कोई भी हिस्सा को, भारत से बाहर के जो हिस्से को विदेशी मानते। देखो, एक बात ये भी समझ लो, मैं उस आज के वर्तमान भारत का नहीं बात करते। हमारा बात करने का मतलब है प्राचीन भारत का। देखो, प्राचीन भारत में से कटकर के 22 देश बने हुए हैं, जो कि बहुत बड़ा है। यहाँ से इराक तक अपना था। तो देखो, तक्षशिला विश्वविद्यालय अभी तो हमारे इसी पाकिस्तान में अभी थोड़ा दिन पहले, जो आज से 75 वर्ष पहले जो बंटवारा हुआ, उस हिस्सा में पड़ा हुआ है। इससे तो हमारा देश बहुत बड़ा था, बहुत कुछ था। लेकिन प्राचीन बात नहीं करते, जिसमें अखंड भारत की बात होता है। ये सम्राट अशोक के समय का, उसकी बात नहीं करते हम। लेकिन अभी थोड़ा दिन ही पहले, ऐसे 75 वर्ष पहले, जो भारत से कट करके पाकिस्तान बना हुआ है, उसी में एक जगह है तक्षशिला। तक्षशिला में विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, वो भारत में ही था। वहाँ पर विश्व के सभी देशों के बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। सभी तरह की विद्याएं दी जाती थी, सभी तरह के साइंस का सूत्र था। और उस समय का जो सूत्र था, वो आज भी अभी नहीं है। पता नहीं कैसे कैसे लुप्त हुआ, ये तो हमें पूरा अभी जानकारी नहीं लिया हूँ। जानकारी सब अभी हम पढ़ते रहते हैं, हमारा पढ़ाई बंद नहीं है। 66 वर्ष का हमारा उम्र चल रहा है। 1958 में हमारा जन्म हुआ था, उस समय से जोड़ लेना। लेकिन अभी हमारा पढ़ाई चालू ही रहता है। हम जानने का ही प्रयास करते क्या क्या चीज़ है संसार में। देखो कैसे कब नष्ट हुआ सारी विद्याएं। लेकिन इतना तो हमें मालूम है, विदेशी आक्रमणकारियों ने बर्बाद किया है। देखो, कोई बहुत बड़ा समय नहीं हुआ, ये 2300 वर्ष पहले की बात है। उस समय में भी हमारे भारत में ऐसा स्टील का उत्पादन होता था, इतना अच्छा स्टील बनता था। उसका प्रमाण है, अभी हम महरौली के, दिल्ली में जो महरौली है, महरौली में कुतुब मीनार जो कहा जाता है, उसका असली नाम है मेरू स्तंभ। वहाँ जाकर के जिसको देखना है देख ले। प्राचीन भारत का एक बहुत बड़ा साक्षी कि हमारा प्राचीन भारत कितना विकसित था, यहाँ का विज्ञान कितना विकसित था। वहाँ एक लोह स्तंभ है, उस लोह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगा है। वो लोह स्तंभ तथा वह मेरू स्तंभ, जिसका आज नाम पड़ा है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार नाम नहीं है, उसका असली नाम है मेरू स्तंभ। और सम्राट अशोक का बनाया हुआ है। और उनके 9 विद्वान थे उनके यहाँ, जो 9 रत्न नाम से जाने जाते थे। उसमें एक थे बराहमिहिर। बराहमिहिर के सिद्धांत से बना हुआ है मेरू स्तंभ। और साथ ही ये भी जानकारी दे दूं, जो लोहा स्तंभ है उन्हीं का बनाया हुआ है। उस समय इतना अच्छा लोहा का निर्माण होता था कि वो उस समय का सम्राट अशोक के समय का बना हुआ है। लेकिन आज तक थोड़ा भी उसमें जंग नहीं लगा है। सोचो, क्या विज्ञान इतना आगे है भारत में, ये विश्व में, तो उतना अच्छा लोहा का आविष्कार क्यों नहीं कर लेता है। होगा, करेंगे लोग, लेकिन पता नहीं कब करेंगे, ये हम नहीं कह सकते। देखो,
ये जो मोबाइल ही नहीं, देखो विमान का आविष्कार 1895 में भारत में ही, ये चौपाटी बाज़ार एक है बम्बे में, चौपाटी बाज़ार में बापू तिलकर जी तलपदे ने किया था। लेकिन अंग्रेज़ बेईमानी करके और लेकर के चले गए, और ये लेकर के कहाँ दिए? अमेरिका में। जो राइट ब्रदर्स के नाम से ये बेईमान लोग उस कंपनी को बेच लिए, और राइट ब्रदर्स के नाम से वो अमेरिका में जाकर के ये आविष्कार दिखाया इन लोगों ने 1903 में देखा। लेकिन 1895 में बापू तिलकर जी तलपदे ने, इसी महाराष्ट्र के रहने वाले, बम्बे के रहने वाले थे, चौपाटी चीरा बाज़ार के, उन्होंने आविष्कार किया था। उसका इतिहास है और वो सभी बातें हैं। उसके पहले देखो, भारत में आज से 30 लाख वर्ष पहले 32 प्रकार के विमान थे, और ये मोबाइल की और टीवी की, लैपटॉप की, कंप्यूटर की जो बातें लोग करते हैं विदेशियों ने किया, लेकिन हमारे भारत का ही सूत्र ले जा करके खोज करके उसी पर, वो खोजकर्ता कौन है? भारत के ही विद्वान है। वो संस्कृत का अध्ययन करके और उसी में से खोज करके निकाल करके उस सभी सूत्रों का आविष्कार करते। लेकिन विदेशों का नाम हो रहा है, भारत का नाम नहीं होता, कारण कि हमारे वो विद्वान यहाँ के जो हैं पैसे पर बिक जाते हैं। आज जैसे अपनी मानसिकता लोग बेच लिए हैं, ये खाते भारत का, भारत में जन्म लिए, भारत की मिट्टी में पैदा हुए, लेकिन इनकी मानसिकता है विदेशी। शर्म करो, थोड़ा सोचो कि हम किस माँ से जन्म लिए और ये माँ की हम बदनामी करने में लगे हुए हैं, माँ को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। और यही भारत भूमि की एक बहुत बड़ी, एक थोड़ी सी छोटी सी या बड़ी जो भी कमी हो इस मिट्टी में, यही हमें कमी दिखाई दे रहा है। विदेश में ऐसा पता नहीं चलता, जो कि इतना गद्दार पैदा हुए जो कि अपने देश को ही नीचा दिखाए। लेकिन यहीं के ऐसे हैं कि नीचा दिखाने में लगे रहते कि भारत में तो कुछ था ही नहीं, भारत कुछ है ही नहीं, जो है सब विदेशों में है, सब अमेरिका में है, तो इंग्लैंड में है, तो ब्रिटेन में है। पता नहीं इन सबको क्या हो चुका है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो, ये भारत का गौरव जानबूझ करके, क्या इन सबको इतिहास पता नहीं है? ये इतिहास को जानबूझ करके फिर भी अपने भारत को बिल्कुल लज्जित करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए ऐसी सी बातें करते, ऐसा सोच रखते। बराबर जो है विदेशों में, तो भारत में क्या कर रहे हो? ये मूर्खों की जगह है, नीचों की जगह है, गरीबों का जगह है। तो यहाँ से निकल जाओ, चले जाओ वहीं जहाँ जिस देश के तुम्हारे आगे दिखाई दे रहा है, जिसके संतान हो, वहाँ चले जाओ। भारत में क्या कर रहे हो? भारत जैसा भूमि विश्व में श्रेष्ठ नहीं है। यहीं सभी विज्ञान के सूत्र का आविष्कार हुआ, और यहीं आज भी यहीं के लोग जा कर के विदेशों में आविष्कार कर रहे हैं, और यहीं का विज्ञान का सूत्र है। अभी जर्मनी में जाओ, जर्मनी वाले तो खुद कहते कि मैं भारतवासी हूँ, मैं आर्यों जैसा हूँ, कारण कि हमारे पूर्वज जो है आर्य रहे हैं, हम आर्य हैं। तो जर्मनी स्वीकार कर रहा है। अभी कोई भी विश्व का कोई भी देश हो, अगर सही ढंग से देखेगा तो पाएगा कि हमारा पूर्वज जो है भारतवासी रहे हैं, कोई भी वहाँ का जन्मा हुआ नहीं है। उनका पूर्वज चाहे 10,000 वर्ष पहले गया हो, चाहे 20,000 वर्ष पहले गया हो, चाहे जब गया हो, लेकिन यहीं के सब हैं। यहीं से सब जगह पूरे विश्व में फैले, भारत से ही, भारत में ही मनु जी का उत्पत्ति हुआ था, कहीं किसी देश में नहीं। यहीं से सभी देश में सभी लोग गए हुए हैं, और पूरा विश्व भारत का ही वंशज है। मनु का संतान है। मनु तो प्रथम हुए हैं, मनु और शत्रुपा, स्वयंभव मनु के नाम से जाना जाता है। लेकिन 6 मनु बाद में हुए, जो कि इस समय वर्तमान में विवस्वात मनु का संतान चल रहा है। तो देखो, पूरा विश्व ये 7वां मनु का मनवंतर का मनु है। 6 मनवंतर बीत चुके, और एक मनवंतर में 71 चौकड़ियाँ होती है, ये भी समझ लो। तो एक चौकड़ी का मतलब क्या है, ये भी सुन लो, ये भी पूछने पर सबको पता नहीं। एक चौकड़ी का मतलब है चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग बीत जाए तो एक चौकड़ी कहते।
ऐसे ऐसे 71 चौकड़ी बीतता है, समाप्त होता है तो एक मनवंतर होता है। तो ऐसे करके ये 6 मनवंतर बीत चुके। 7वां मनवंतर का वासवात मनु का ये संतान पूरे विश्व में है इस समय। देखो यही सब कुछ का आविष्कार हुआ और यहाँ विश्व का सबसे शिरोमणि भूमि भारत, लेकिन विश्व का ये भारत का शिरोमणि भूमि बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में सभी बड़े बड़े वैज्ञानिक उस समय के ऋषि कहे जाते थे। ऋषि यानी रिसर्चर, खोजकर्ता, अनुसंधानकर्ता, इन सब लोगों ने खोज किया था, ऐसा मत भूल जाओ। देखो महाभारत काल में भी आज जो दूरदर्शन के नाम से जाना जा रहा है, दूरदर्शन और टीवी उस समय भी था। सभी बातें सुन करके देख करके संजय हस्तिनापुर है मेरठ के पास, जाकर के जिसको नहीं समझ में देख लो, वो अभी जगह है। और कुरुक्षेत्र का मैदान पड़ता हरियाणा में, वहाँ लड़ाई चल रही थी। लेकिन सब कुछ देख करके संजय धृतराष्ट्र को बता रहे थे, कारण धृतराष्ट्र अंधे थे और संजय आँख वाले थे, तो उसी दूरदर्शन से देख करके बता रहे थे। और देखो, और वो जो तक्षशिला विश्वविद्यालय बता रहा हूँ, वो है तक्षशिला विश्वविद्यालय रावलपिंडी से 20 किलोमीटर उत्तर तरफ पाकिस्तान में पड़ा हुआ है। वहाँ जा कर के देखो, अभी खंडहर पड़ा हुआ है। मैं लिखित बात नहीं करता हूँ, लिखित को कहेंगे कि लोग जो कहें काल्पनिक, अवशेषों के आधार पर लो, अवशेषों के आधार पर सुना रहा हूँ। अभी चलो तक ये नालंदा विश्वविद्यालय जो गया जिले में है, वो गया में नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर पड़ा हुआ है, जा कर के देख लो। और आँखें नहीं होगा तो देखोगे क्या, कहोगे कि तो सब काल्पनिक है, लिखा हुआ नहीं, खंडहर अभी पड़ा हुआ है। फिर चलो झांसी के पास ओरछा, वहाँ एक विश्वविद्यालय था। ये तो मुख्य विश्वविद्यालय का नाम बता रहा हूँ। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में, वहाँ जा कर के अपना आँख खोल कर के देख के आ जाओ, वहाँ अभी खंडहर पड़ा हुआ है। अभी चलो एक विश्वविद्यालय का नाम बता रहा हूँ, बल्लभी विश्वविद्यालय, भावनगर जिले में एक बल्लभीपुर गांव है, एक कस्बा है, बल्कि तहसील भी है, वहाँ भी विश्वविद्यालय था। ऐसे ऐसे भारत में 1500 विश्वविद्यालय थे। वैसे छोटे साधारण तो विद्यालय हर गांव में हुआ करते थे, लेकिन 1500 बहुत बड़ा विश्वविद्यालय का नाम बता रहा हूँ, छोटा कॉलेज का नहीं। कॉलेज तो हर गांव में हर जगह विद्यालय हुआ करते थे। तो देखो भारत शिक्षा के माने में आगे था। इसका इतिहास उठा करके देखना है तो इतिहास देखो, और नहीं तो भारत को अगर नाक कटवाना है, भारत के संतान नहीं हो तो कोई बात ही नहीं। अगर अंग्रेज़ों के संतान हो तो अंग्रेज़ों की प्रशंसा करोगे ही, लेकिन अगर भारत को अन्न खा रहे हो, भारत भूमि में पैदा हुए हो, तुम्हारे पूर्वज पैदा हुए हैं, तो भारत के इतिहास को जानो और समझो। भारत भूमि के गौरव को समाप्त मत करो। भारत का गौरव पूरा विश्व गान करे। वेन सांगाया तीर्थयात्री, पहले तो यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थी था, यहाँ आकर के विद्या अध्ययन किया। अगर चीन में इतना सुविधा होता तो वहाँ क्यों नहीं अध्ययन किया। पूरे विश्व के बच्चे यही तक्षशिला विश्वविद्यालय में आते थे। क्यों आते थे? उनके पास सब कुछ था, तो यहाँ क्या लेने आए थे? सोच तो भाई, क्यों ऐसे सब जो है ना कटवा रहे हो भारत का? भारतवासी नहीं हो, तुम्हारे पूर्वज भारत के नहीं है थे। लेकिन थोड़ा शर्म करो, सोचो, विचारो, मत तुलो इस पर कि नमक हरामी मत करो। इसका बहुत बड़ा दुख होगा, पाप लगेगा और अज्ञानता से भरे रहोगे। यही मानसिकता है कि आज के ये जितने पढ़े लिखे अपने को शिक्षित करते, इसी मानसिकता के कारण मूर्खों का कार्य करते। ये बताओ, अभी तो गर्मी उतनी नहीं पड़ रही है, गर्मी तो शुरुआत ही है, लेकिन अब भयंकर गर्मी आएगा। अप्रैल जून मई जून में उस समय कोट और टाई पहन कर के घूमते, ये मूर्खता की पहचान तो आखिर है क्या? हमने 2018 में गंगापुर में हम एक व्यक्ति के यहाँ थे, बारात आया था, 25 मई का बात है 2018 में। तो 25 मई को इतनी भयंकर गर्मी थी, क्या कहें, बहुत भयंकर गर्मी थी कि हवा भी नहीं चल रहा था और तरबतर पसीना से सब लोग डूबे हुए थे।
लेकिन एक व्यक्ति के यहाँ बारात है, उसमें 5-6 बच्चे सब कोट पैंट टाई पहन के आए। तो हमने कहा कि क्यों बच्चों, ठंड लग रहा है, आग जलवा दें, आग ताप लो। शर्म के मारे हंस करके भाग गए। तो ये मूर्खता नहीं तो आखिर क्या है? देखो, कपड़ा वो पहनना चाहिए जिससे कि शरीर का सुरक्षा हो, वो विद्वता का काम है। भोजन वो करना चाहिए, विद्वानों का काम है। भोजन वो करते जो कि उनका शरीर स्वस्थ है। स्वाद के लिए विद्वान कभी भोजन नहीं करते, भोजन करते स्वास्थ्य के लिए। कपड़ा पहनते सुंदरता के लिए नहीं, यानी जिसको फैशन कहते हो, सुंदरता फैशन के लिए नहीं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर के सुरक्षा के लिए कपड़ा पहना जाता है। असलियत बात यह है। लेकिन आज तो क्या है, ये तो फैशन है। भले हम मर जाएं, हमारे बच्चे मर जाएं, यही देख रहा हूँ। यहाँ के क्या विद्वान कहेंगे? ये टीचर जो है ना, टीचर अपने को जो कहते कि मैं टीचर हूँ, जिस विद्यालय के अंदर एक पंखा नहीं है, वहाँ का भी टीचर, ये टीचर मैं कहता हूँ इन टीचरों को, कि ज्ञान नहीं है कि गर्मी है। इतनी गर्मी में बच्चों से कहते, अरे बच्चे टाई बांध के आना, टाई बांध कर नहीं आओगे तो नाम काट करके विद्यालय से भगा देगा। सोचो, भले उल्टी हो, कलरा हो जाए बच्चा को, लेकिन टाई बांध के आना ही है। टाई क्यों बांधा जाता है ये भी सुन लो। टाई का काम है ठंडे प्रदेश में बांधा जाता है। क्यों? ये जो कमीज का कॉलर है, कॉलर को सटा करके इसलिए बांधा जाता है कि बाहर का ठंड हवा अंदर न जाए। मैं कई वीडियो में बात बताऊँ, फिर भी ये विशेष एक वीडियो बना रहा हूँ, ये ऐसे लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए कि समझो और जानो। ऐसा भारत का नाक मत कटवाओ। अगर भारत भूमि में जन्मे हो, इसी भारत की माँ का लाल हो, तो इज्जत बचाओ, इज्जत का रक्षा करो, इज्जत को बर्बाद मत करो, मिट्टी में मत मिलाओ। ये हमारा बात तो बहुत ख़राब लगेगा, लेकिन हम मान सम्मान के लिए, हमारा देह के, शरीर के खून के एक एक बूंद में कूट कूट करके राष्ट्रवाद भरा हुआ है। हमारा वेशभूषा ये है, बहुत लोगों को ख़राब लगे, नहीं जानेंगे हमको, लेकिन राष्ट्र के लिए बहुत हमने काम किया। लेकिन इसी राष्ट्र में इन्हीं लोगों से मैं परेशान हूँ, कोई बात सुनने को राजी नहीं। जो है सब विदेश का ही पसंद है, कोई भारतीय शिक्षा को पसंद नहीं करता। और जब तक भारत में प्राचीन शिक्षा नीति, यहाँ की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, वो नहीं आएगी। 1835 के पहले, समय भी बता रहा हूँ, 1835 के पहले भारत में शिक्षा नीति जो थी, और उसके आगे चलो, मुगलों के पहले जो शिक्षा नीति जैसी चल रही थी, उस तरह से अगर शिक्षा नीति चलेगी तो भारत फिर सोना का चिड़िया हो जाएगा। आज से 2000 वर्ष के लगभग हुआ। पहले भारत को सोना का चिड़िया कहा जाता था। उस भारत भूमि में जन्म लिए हो, इसको सोना का चिड़िया किसी विश्व के किसी देश को नहीं कहा जाता है। कारण कि सभी तरह के खनिज, सभी तरह की औषधियाँ, सभी तरह के ज्ञान विज्ञान के सूत्र भारत की ही देन है। सभी तरह का खनिज भारत में ही है, सभी तरह की औषधियाँ भारत में ही पाई जाती है, सुगंधित फूल यहीं पाए जाते हैं, विश्व में किसी देश में नहीं। जल जो है सर्वश्रेष्ठ भारत का ही है, जो कि गंगा जल के नाम से जाना जाता है। विश्व के जल शोधकर्ता ये शोध करके बताए कि विश्व में सर्वश्रेष्ठ गंगा जल है, वो गंगा जल भारत में ही है, किसी दूसरे देश में नहीं है। ये ज़रा सोच लो, समझ लो। और संस्कृत यहीं का भाषा था, यहीं से पूरे विश्व में फैला हुआ था। और देववाणी कहा जाता है उसको, देव भाषा कहा जाता है। पूरे विश्व का सभी भाषाओं की माँ है, यानी जननी है। देख लो, इतिहास उठा कर देख लो, या गूगल पर पूछ लो कि सभी भाषाओं का जननी कौन है, तो संस्कृत है। और उसी संस्कृत को सब लोग ठोकर मार रहे हो, और विदेश उसी को अपना रहा है। अरे सोचो, जब अंग्रेज भागने लगे तो ईस्ट इंडिया लाइब्रेरी यानी पूर्वी भारतीय पुस्तकालय पहले सबसे पहले पहल क्यों लेकर के भागे? जिस समय भागे उस समय उसमें 20 लाख पुस्तक था, ऐसा इतिहास बता रहा है। तो देखो, उसको लेकर के गए, क्यों लेकर के गए? जब विचार तो करो, क्यों लेकर के गए? यहीं के हो
तो जरा अपने इतिहास को तो समझो। क्यों किसी के बहकावे में आ रहे हो? थोड़े थोड़े पैसे के लालच में, पैसे के लालच में मत आओ, और पैसे के लालच में पड़ोगे तो अपना मान सम्मान बर्बाद करो। कोई बात नहीं, पैसा तो एक वेश्या भी कमाती है, लेकिन उसका मान सम्मान है क्या? अरे पैसा सब कुछ नहीं है, मान सम्मान है। मान सम्मान के लिए गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे दीवारों में चून दिए गए, लेकिन इस्लाम स्वीकार नहीं किए। कहे कि हमें अपने पूर्वजों का आदर्श रखना है, हमारा आदर्श सर्वश्रेष्ठ है, तेरा धन वैभव और तेरा राजशाही हमें स्वीकार नहीं है, तेरा इस्लाम हमें स्वीकार नहीं है। कोई भी कुछ भी हो जाए, हम तो तेरा इस्लाम स्वीकार करेंगे तो मरेंगे, और नहीं करेंगे तो भी मरेंगे। मरना तो हमको है ही, लेकिन हमें अपने पूर्वजों का आदर्श चाहिए। मर जाएंगे ठीक, लेकिन पूर्वजों के आदर्श पर हम पानी नहीं फेरेंगे। जरा वो बात याद करो कि आदर्श के लिए वो वीर पुरुष मर गए। बच्चे छोटे छोटे, उनका उम्र था, एक जोरावर सिंह नाम था, उम्र था उसका 9 बरस, और फतेह सिंह का उम्र था 7 बरस। ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों से ज़रा सीखो, शर्म करो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कि अपने मान प्रतिष्ठा पर पानी फेर रहे हो, अपने पूर्वजों के मुंह पर कालिक पोत रहे हो। शर्म तो करो। न शर्म हो तो कोई बात ही नहीं, बेशर्म हो तो हम क्या कहें? हम तो समझाएंगे ही, हमारा काम ही है। कारण कि हमारे रग रग में कूट कूट करके राष्ट्रवाद भरा हुआ है। हमारा मिट्टी हमारा सर्वश्रेष्ठ है, और हम बनावटी बात नहीं करते। इतिहास अरे आज भी आखिर विदेशी क्यों चिल के पक्षी के तरह आंख गड़ाए रहते भारत के ऊपर? जब देखो तो चढ़ाई क्यों? क्या कोई भिखारी को लूटने जाता है? अरे इतना भारत सर्वश्रेष्ठ सोना का चिड़िया किसी विश्व के किसी देश को नहीं कहा गया। सब कुछ भारत में पाया जाता है, इतना किसी विश्व में कोई रत्नीय भंडार नहीं है। अभी सब कुछ यहाँ मिल रहा है, सोना का भंडार तो देख ही रहे हो। उन सब विदेशियों को मालूम था, है, जानते हैं, इसीलिए भारत को लूटने के चक्कर में रहते। भारत सोचते कि हम कब्जा में कर लें। भारत पर राज करने के लिए हर समय उतावल रहते। आज से 2500 वर्ष पहले सिकंदर आक्रमण किया था। उसके बाद तो कितने आक्रमण हुए, यूनानी आए, फारसी आए, फिर मुग़ल आए, फिर जो है आ गए इसके बाद अंग्रेज़ आए। अभी ऐसे लापरवाही बरतोगे तब फिर अंग्रेज हावी होने वाला, देर नहीं है। बस 2047 आने दो, नहीं अगर तत्पर रहोगे तो भारत चला जाएगा। अगर स्वतंत्रता चाहते हो, अगर गुलाम बन के ही रहना है, गुलाम तो है ही, सब लोग गुलाम हो। अभी केवल नाम मात्र का है, लेकिन जो अभी स्वतंत्र नाम से समझ रहे हो, ये भी समाप्त होने वाला है अगर तत्पर नहीं रहोगे तो। इसी गुलामी मानसिकता में रहोगे तो सब जाने वाला देर नहीं है। ये बात सोच लो। हम यही कहेंगे कि अपने भारत के प्राचीन इतिहास को ढूंढ करके पढ़ो। हमें बहुत खेद था कि ऐसा क्यों, तो हमने ढूंढ ढूंढ करके पढ़ना शुरू किया, तो हमें इतना जानकारी मिला। अभी थोड़ा बताया हूँ। इस जीवन में लगभग 2500 इतिहास को अध्ययन किया हूँ, तब थोड़ी सी जानकारी मिल पाई है। 2500 पुस्तकों का अध्ययन किया हूँ, तो साइंस का हो, ऐतिहासिक हो, भूगोलिक हो, हिंदी में जो कुछ मिल जाता था हम पढ़ते रहते। अभी हमारा विज्ञान अध्ययन चालू ही रहता है, बंद नहीं किया हूँ। सोचता हूँ कुछ कहीं से मिल जाए, और मिलता रहता है प्रभु की दया से। इसी तरह से खोजो। भारत को सोना का चिड़िया क्यों कहा जाता था? आखिर ये विचार तो करो। बराबर ये विदेशी इसी पर क्यों नज़र गड़ाए हुए हैं कि भारत हमारे कब्जा में कब आ जाए? जरा इस पर विचार करना तो पता चलेगा। आखिर कीमती है, कीमती के लिए ही लोग सोचते कि हमारे हाथों में आ जाए। कीमती वस्तु को, पत्थर को नहीं कोई सोचता कि हमारे हाथ में आ जाए, छोड़ दे पत्थर का टुकड़ा फेंक। लेकिन सोना के जो टुकड़ा होगा ना, झपट करके सब लोग हाथ में लेने के चक्कर में पड़े, लूट हो जाता है। ठीक इसी तरह से भारत के लिए लूट मचा हुआ है। हर समय विदेश आक्रमण कर रहा है, तो फिर यहाँ के क्या हाथ में चूड़ी पहने हो सब लोग? चूड़ी पहन लो। अरे तो चूड़ी पहनने वाली कही जाती है झांसी की रानी, लेकिन वैसा
जो सो होना चाहिए महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, झांसी की रानी जैसे, तब जाके अपनी रक्षा कर सकते हो। अगर भारत के लाल नहीं हो, मिट्टी में पैदा नहीं हो तो कोई बात ही नहीं। भारत में पैदा हुए लेकिन मानसिकता है अंग्रेज़ों का, तो चले जाओ अंग्रेज वहाँ, यहाँ क्या कर रहे हो? जब सर्वश्रेष्ठ है तो वहाँ जाओ, श्रेष्ठ के पास रहो ना। गरीबों के पास, मूर्खों के पास, कंगालों के पास क्यों हो? जाओ वहाँ रहो। हमारे तरफ से निवेदन करके, हाथ जोड़ कर निवेदन है कि चले जाओ वहीं जा कर के रहो। भारत में रहने की ज़रूरत नहीं। मूर्खों की भूमि है ये, गरीबों की भूमि है, कंगालों की भूमि है। कंगालों में क्यों रहते हो? कंगाल में रहोगे इज्जत चली जाएगी, राजा में रहोगे मान सम्मान बना रहेगा। जाओ वहीं, जाओ। मिर्ची लगेगी ये बात, लेकिन हम यही कहेंगे, भारत में भूमि में जन्म लिए, भारत के हवा से सांस लेते हो, भारत का पानी पीते हो, भारत का अन्न खाते हो और विदेश का गुणगान करते हो। शर्म नहीं आता? शर्म आना चाहिए। चिल्ली पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कोई भी विदेशी ऐसा अपने देश का निंदा करेगा क्या? कोई भी विदेशी निंदा नहीं करता। नहीं, भारत के लोग ही ऐसे हैं कि यहीं के मिट्टी में जन्मे, यहीं का अन्न खाते, यहीं का पानी पीते, इसी में पलते पोसते और इसी का निंदा करते। जाओ जापान में देखो, अगर कोई जापानी निंदा करता सुन ले तो काट देंगे वो सब। चले जाओ किसी विदेश में, निंदा करो तो सब काट देंगे, छोड़ेंगे नहीं, तुरंत काट देंगे, गला उड़ा देंगे, छोड़ेंगे नहीं वो सब। यहाँ के शर्म करो कि तुम अपने ही देश का अपने निंदा करते हो। कितना बेशर्मपन की बात है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। अच्छा लगे तो वीडियो सुनना और आगे बढ़ाना। अगर भारतवासी हो, अगर देशभक्त हो तो कोई बात ही नहीं। अगर देश के दुश्मन हो तो नहीं बढ़ाओगे, नहीं सुनोगे, नहीं पसंद करोगे, कोई बात नहीं। ऐसे भारत में पैदा हो रहे हैं और होंगे। एक नरेंद्र मोदी है, जोगी है, इस तरह से और हो रहे होंगे। समय आ रहा है और आया है, ऐसे ही होंगे। भारत की रक्षा तो होगा ही होगा। और सब अंग्रेजों भगाए जाओगे यहाँ से। जो अंग्रेजी मानसिकता रहेगी वो भगाया जाएगा, यहाँ से निकाला जाएगा। चले जाओ वहीं, यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम दे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।